जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। जी हाँ, मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी से, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है ये, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है कि आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान में कौन सी विज्ञान की शाखा में कौन सा अध्ययन किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया है जीवाश्म, कायिकी, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता और जैव प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, आनुवांशिकी जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता तथा विभिन्नता के बारे में, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी कारण से। जी हाँ, डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण और आनुवांशिक पुनर्योग के कारण, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक क्या है? जी हाँ दोस्तों, जीवों में जो वंशागत गुणों का निर्धारक होता है वह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जीन होता है। जी हाँ, जीन। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक जनन से। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न कि खाली स्थान दिया है को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं। जी हाँ, तो खाली स्थान में क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समरूप यमज। जी हाँ, समरूप यमज जो होते हैं, समरूप यमज को छोड़ करके कोई दो मनुष्य या मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर का, एटाविज्म का क्या अर्थ है? जी हाँ, एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। जी हाँ, संतति में पूर्वजों का गुण का आना ही एटाविज्म कहलाता है, कि जो जनकों में नहीं है, जनक यानी कि माता पिता। नेक्स्ट है 7 नंबर का, जी हाँ, 7 में प्रश्न दिया गया है कि जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, जीवों में जलवायु और वातावरण के प्रभाव के कारण भी कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उस विभिन्नता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कायिक विभिन्नता। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का है, वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जी हाँ, आनुवांशिक उत्परिवर्तन भी कहलाता है और कायिक विभिन्नता भी कहलाता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो जीव होते हैं वो अपने जनक से, जनक यानी कि माता पिता से भिन्न कैसे हो जाते हैं, अलग कैसे हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण और जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव के कारण, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न कि पृथ्वी पर
विविधता हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पृथ्वी पर जो विविधता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रमिक एवं निरंतर विकास। जी हाँ, जो लगातार जो विकास होते जा रहा है उसके कारण से यहाँ विविधता जो है वो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की विविधताएं बढ़ रही है। नेक्स्ट है 11 नंबर का। 11 नंबर में दिया गया है कि आनुवंशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसको? आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल को। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट है 12 नंबर का, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए में। जी हाँ दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, डार्विन। जी हाँ, डार्विन महोदय के द्वारा लिखा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है 14 नंबर का, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ दोस्तों, जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जोहानसन ने। जी हाँ दोस्तों, जोहानसन। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? जी हाँ, अवशेषी अंग कौन सा है? ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपेंडिक्स। जी हाँ, अपेंडिक्स जो होता है एक अवशेषी अंग है। और दोस्तों, अवशेषी अंग उसे कहते हैं कि अगर जिसको शरीर से निकाल दिया जाए तो उससे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है, उसको अवशेषी अंग कहा जाता है, यानी कि अवशेष के रूप में रहता है, तो वह है अपेंडिक्स। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? जी हाँ, कौन सा जो है बौने पौधे को दर्शाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्मॉल टी। जी हाँ, स्मॉल टी यानी कि दोनों जब स्मॉल टी है तो इससे पता चलता है कि पौधा जो है वो बौना है यानी कि छोटा है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? जी हाँ, चर्च यानी कि गिरजाघर का जो पुजारी होता है उसको पादरी कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी बन गए थे कब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1847 ईस्वी में। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया। किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया, क्यों ध्यान नहीं दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कि सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। जी हाँ, सभी जो है डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, इसलिए किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, ये 18 नंबर का प्रश्न था और ये 19 नंबर का प्रश्न यहाँ दिया गया है। जी हाँ, 19 नंबर का प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? मेंडल महोदय मटर के गुणों को अध्ययन किया था, तो कितने गुणों को अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 गुणों को अध्ययन किया था। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, साधारण मटर के पौधे का। जी हाँ, मेंडल महोदय मटर के पौधों से ही वो अपने अध्ययन को किए। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि निम्न में कौन प्रभावी गुण है? जी हाँ, प्रभावी गुण कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, लंबा। जी हाँ, जब मटर के पौधों पर उन्होंने जब अध्ययन किया मेंडल साहब, तो उनमें प्रभावी गुण को देखा, लंबा जो था वो प्रभावी गुण दिखा। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जीनोटाइप कहलाती है। जी हाँ, जीनोटाइप। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया?
जी हाँ दोस्तों, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न कि जीवों के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेनोटाइप। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है? जी हाँ दोस्तों, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पृथक्करण का नियम। जी हाँ, मेंडल का जो पहला नियम है वो पृथक्करण का नियम है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि मेंडल के एक संकरण में F2 का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3:1। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि मेंडल के द्विगुण संकरण का F2 अनुपात 9:3:3:1 क्या दर्शाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति होती है, इसी को दर्शाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि द्विगुण संकरण के F2 में क्या लक्षण प्रारूपी अनुपात प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 9:3:3:1। जी हाँ, यह जो द्विसंकरण गुण के F2 का लक्षण है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि द्विगुण संकरण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, F1 में जो है पीढ़ी 1 में किस प्रकार के बीज वाले प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी गोलाकार और पीले रंग के थे। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। जी हाँ, ए और सी यानी कि गोलाकार और पीला और झुर्रीदार और हरा, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 31 नंबर का, एक है कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी है, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही लंबे पौधे हैं, फिर भी इनमें भिन्नता क्यों है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैपिटल टी शुद्ध है जबकि एक कैपिटल एक स्मॉल टी दोनों ये अशुद्ध है। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति यानी कि प्रथम पीढ़ी F1 वाले पौधे कैसे थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वे लंबे थे। जी हाँ, प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे? तो लंबे थे। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे थे, क्यों थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए और सी। जी हाँ, लंबाई का लक्षण प्रभावी था और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी क्या दर्शाता है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि बी और सी दोनों, यानी कि प्रभावी ये बौनापन और अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। जी हाँ, स्मॉल टी। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी क्या दर्शाता है? मेंडल महोदय जो मटर के पौधा से जो प्रयोग किए तो उसमें कैपिटल टी क्या दर्शाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी प्रभावी लक्षण और लंबाई दर्शाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि मेंडल के प्रयोग में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है ऑप्शन बी, संकर नस्ल के लंबे पौधे को, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन ए, उसे जनन कहते हैं। जी हाँ, उसे जनन कहते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि एक संकर संकरण का प्रारूपी अनुपात कितना है? जी हाँ, एक संकर संकरण का
प्रारूपीय अनुपात कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1:2:1। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि द्विसंकर संकरण के F2 पीढ़ी में संतति की क्या संख्या होती है? F2 पीढ़ी के संतति की संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 होती है। नेक्स्ट है 40 नंबर का। 40 में दिया गया है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्रारूपीय अनुपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3:1। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेंडल महोदय ने। 42 नंबर का प्रश्न है कि लंबे एवं बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर मेंडल को F2 पीढ़ी में कितने पौधे मिले थे जिनमें बौनापन का जीन था पर पौधे लंबे थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो दोस्तों मेंडल महोदय जो पौधा चुने थे वो मटर का पौधा था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल महोदय चुने थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि जीन कोष से क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, जीन कोष क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी आबादी के संपूर्ण जीन का समुच्चय। जी हाँ, आबादी के संपूर्ण जीन के समुच्चय को ही जीन कोष कहते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर का जीन अवस्थित होते हैं। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रक में। जी हाँ, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? जी हाँ, मनुष्य में 23 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं तो 23वें जोड़े को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिंग क्रोमोसोम, जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? जी हाँ दोस्तों, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिंग गुणसूत्र। जो 23वां जोड़ा जो होता है उसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं और वही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि ड्रोसोफिला के नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ड्रोसोफिला के नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 ऑटोसोम प्लस X और Y। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि लाल रंग के भृंगों की संख्या क्यों घटने लगती है? जो लाल रंग के भृंग होते हैं उनकी संख्या क्यों घटने लगती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहचान के कारण। नेक्स्ट है 51 नंबर का मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन ए, जी हाँ 1 कहता है कि मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 1 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर का मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि प्रत्येक जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो जनन कोशिका होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 23 गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक जनन कोशिका में, यानी कि 23 होता है मेल में और 23 होता है फीमेल में। तो इस प्रकार से 23 जोड़ा हो गया, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। और लास्ट प्रश्न है 54 नंबर का इंसान में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, इंसान में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 46।
अगर कितने में पूछा जाए तो 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा, क्योंकि 23 दूना 46 होता है। तो ऐसे पूछा जाए कितनी संख्या होती है तो 46, कितना जोड़ा होता है तो 23 जोड़ा होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।